अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। इस वक्त 26 फरवरी है और रात के 10 बज रहे हैं। गो के कोई प्लान नहीं था व्लॉग का, मगर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग शुरू हो गई, बाकायदा जंग जिसे झड़पें करार दिया जा रहा है, उस पर बात करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पहले समझ लें कि जो आज की नई मॉडर्न वर्ल्ड है ना, इसमें अब जंग का ऐलान नहीं होता। यूक्रेन रूस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, मिलिट्री एस्केलेशन कहा जाता है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, जैसे हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, फ़लस्तीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, मगर जंग नहीं मानी जाती कि अब जंगों का बाकायदा ऐलान नहीं होता। और आईटी इंटेलिजेंस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ऐप पर ये बहस हो रही थी आज, तो उसे मानना पड़ा साइंस को कि मैं जो कह रहा हूँ वो दुरुस्त कह रहा हूँ। वो कह लेंगे आप इसको एस्केलेशन कर सकते हैं। मैंने कहा ये बताइए कि अगर हवाई हमले भी हो रहे हों काबुल जैसे शहर पर, मेजर अफगान इलाकों पर, और दर्जनों मोर्चों पर बाकायदा जंग हो रही हो, कॉप्टर इस्तेमाल हो रहे हों, ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हों, दोनों तरफ से मारने के दावे हो रहे हों, और 30-30 पोस्टें ख़त्म करने और कब्जा करने के दावे हो रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? तो वहाँ से जवाब आया कि आपकी बात मंतकी तौर पर दुरुस्त है कि इसे जंग ही कहा जाएगा। तो जनाब, बाकायदा जंग हो रही है। मैं इस पर आगे बढ़ने से पहले एक लिवरेज भी लेना चाहूँगा, प्राइड भी लेना चाहूँगा। जो मुझे कंटिन्यू देखते हैं, और ये हवा की बात नहीं है, जाके 2021 में जब अमेरिकन फॉल बताया जा रहा था कि अफगानिस्तान में शिकस्त खाकर वो वापस जा रहा है और फतेह मुबीन के नारे लग रहे थे, अमेरिका के ख़िलाफ़ बातें हो रही थी, और काबुल के होटल में खड़े होकर कॉफ़ी पीते हुए विक्ट्री दिखाई जा रही थी, तो आई एम द ओनली वन द होल प्लैनेट आई कैन बैट ऑन इट कि मैं पहला आदमी था जिसने कहा कि एक तो ये फॉल नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक रिट्रीव है। क्या है? स्ट्रेटेजिक रिट्रीव है। और दूसरे, इसकी कीमत पाकिस्तान तुमने पे करनी है। ये मलबा जो छोड़कर जा रहा है अमेरिका और नेटो, वो तुमने उठाना है, इसकी सारी कीमत तुम दोगे। मेरे दर्जनों व्यूअर्स को पता है ये बात, और मैं मुसलसल इसे स्ट्रेटेजिक रिट्रीव कहता रहा और मुसलसल दोहराता रहा कि इसकी कीमत एक दिन तुमने पे करनी है। तो जनाब, अब वो वक्त आ गया पे करने का। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड कहलाता है ना, जो दुनिया की तरक्की की, तहजीब की, हर तरह की एक मेराज पर है, ऐसे नहीं पहुँचे हैं। दे यूज़ द ब्रेन हर चीज़ के लिए। जब उन्हें पता चल गया कि उनकी पीठ से छुरा घोंपा जा रहा है, और जब सेनेट की और कांग्रेस की हेयरिंग में जनरल्स ये बता रहे हों कि हमारी शिकस्त में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, हमारी वापसी में शिकस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ कि हमने वहाँ जितना अरसे रहा हमारे साथ कैसे गेम खेले, और जो नेटो के और सैंडकॉम के जो जनरल्स थे और बड़े अफसर थे जो वहाँ सर्व करके आ चुके थे, और स्पेशली जो रिटायर हो चुके थे, उन्होंने खुल के कहा कि पाकिस्तान हमारी पीठ पे छुरा घोंपता रहा। फुटेज गवाह है CNN की और फॉक्स की, वो सब उठाकर देख लें। तो आज अफगानिस्तान जैसा छोटा सा मुल्क, वो कहता है राइटर को इंटरव्यू देते हुए, वो मुल्ला तकी, क्या नाम है उसका, जो उनका स्पोक्स पर्सन है, कि जनाब हमने उनकी 15 चौकियाँ उड़ा दी और दर्जनों फौजी मार दिए हैं, दर्जनों हमने जिंदा पकड़ लिए हैं, दर्जनों जख्मी हैं, और हम कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है, वो कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है, हम कह रहे हैं हमने 150 के करीब मार डाले हैं, और जाने लाइनें लगा दी हैं उनकी पोस्टों पे तबाही की और कब्जे की, और काबुल को भी खंडर बना दिया है, और जलालाबाद को भी, और खंडार को भी, और जाने कहाँ कहाँ बमबारी है। और अगले 72 घंटे मज़ीद खौफनाक बताए जाते हैं। और जंग क्या होती है?
आपका सुबह केपी के फाटा जो उनसे जुड़ा हुआ है, जहाँ सोशो पॉलिटिकल क्योस के साथ टेररिज्म भी है, और फेसबुक पे सोशल मीडिया पे तराने बजने शुरू हो चुके हैं और बर्बाद कर देंगे, धमाल होगा, और ख्वाजा आसिफ जैसे कि ये समंदर पार से आई हुई फौज नहीं है, ये पाकिस्तान की फौज है जो तुम्हारे बराबर में रहती है, और इशारे वही हैं कि तुम्हें हमने पाला, तुम्हें रोटी हमने खिलाई। आया मजा। और फिर इसराइल में जाकर जो मोदी ने ऐलान किया और नेतन्याहू ने कि तालिबान को हर तरह की सपोर्ट दी जाएगी, तालिबान को फंड किया जाएगा, स्पेशल प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं और फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, कितने मुआज पे लड़ोगे? और क्या ये दुनिया तुम्हारे ऐसे ही खिलाफ हो गई? कभी एक बार भी बैठकर सोचा ये झूठे जो नारे अब फिर लगवाए जा रहे हैं कि चुन के रख देंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद? हर दौर में अवाम के नाम पर आपने यही काम किया। अब चंद लोग कमरों में बैठते हैं, फैसले करते हैं, उसकी कीमत आम सिपाही से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा मेजर तक या एट द मोस्ट कर्नल तक पे करता है, या आम आदमी पे करता है, जान की सूरत में, ज़ख्मी होने की सूरत में, माशी तबाही की सूरत में, बर्बादी की सूरत में। और उन्हें भागने देने के लिए भी आप भगाते भी हैं और उनके खिलाफ काम भी करते हैं। आपने तो ये देखा ना कि मोहसिन नकवी का बयान चल रहा है एक तरफ कि जनाब पाक अफगान जंग के ऊपर वो बयान दे रहे हैं, बैठे हुए इटली में वो ऐश कर रहे हैं, और काम क्या हो रहा है वहाँ कि यूनान के, इटली के, रोम के, स्पेन के वज़राए ख़ारजा के दाखिला के साथ बैठकर कि किस तरीके से रोकना है कश्तियों में बैठकर आने वालों को, पाकिस्तान से निकलने वालों को, कि जी 47% इस साल कम गए, और वो मुल्क अप्रिशिएट कर रहे हैं, डरे हुए हैं कि इन्हीं के यहाँ से सबसे ज़्यादा निकलते हैं, मुआहदे कर रहे हैं, इनके तरले डाल रहे हैं कि खुदा के लिए रोको, हमारा कल्चर, हमारी इकॉनमी, हमारा हम सब तबाह मत करो। कि हम तो जाकर मज़हब भी हमने फिर अपना लेकर आना है, कल्चर भी हमने अपना लेकर आना है, और ये भी बताना है कि तुम कितने बुरे हो, अब हमसे जीना सीखो। कहना ये चाहता हूँ, जंगें बहुत बुरी चीज़ होती है, ये अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना इससे पाला डाले कि नस्लें, कौमें बर्बाद हो जाती हैं। यूरोप से पूछें सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या क्या खोया था और कैसे कैसे खोया था। बरतानिया जैसा ताज तख्त बर्बाद हो गया, भीख मांगने पर उतर आया था अमेरिका से, और वहाँ से डॉलर का और अमेरिका का उरूज शुरू हुआ। वो बरतानिया जिसका सूरज कहीं डूबता नहीं था दुनिया में, अगर कहीं डूब रहा होता था तो कहीं निकल रहा होता था। आपके दोनों बॉर्डर जो मेन थे इनसिक्योर हो गए, और दूसरा बॉर्डर कब खुल जाएगा, जो खबरें हैं वो बहुत खौफनाक हैं। मैं तो ये भी देखता हूँ कि क्या वाकई अब मुझे लग रहा है कि ईरान पर हमला होने जा रहा है, कि अगर ईरान पर हमला होना है तो आप लोगों का मसरूफ़ रहना बहुत ज़रूरी है, वरना आप एक नया फितना उठाएंगे, नया शोर उठाएंगे, तो आपको यहाँ बिजी रखा जाए। और अगर ये मंसूबा ऐसा ही है तो फिर ये ध्यान में रखें कि ये जो किराए की फ़ौज है ये उसमें मंसूबे में शामिल है कि अफगानिस्तान पर चढ़ाई करना तो कोई इशू ही नहीं है। अगर दुनिया भी साथ हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना, कि कीमत तो वहाँ से पे हो जाएगी। और अगर ये मेरी बात गलत है, मेरा ख्याल, मेरा सोच, मेरा तसव्वुर गलत है, तो फिर आप भारी कीमत पे करने के लिए तैयारी करें। आपकी कोई मैशियत नहीं है। उन्हें तो भूख काटने की, नंग काटने की आदत हो चुकी है। उनके यहाँ आप कहते हैं ना कि ज़िंदगी की आपके यहाँ कोई अहमियत नहीं है, शहादत सबसे बड़ा दर्जा है। वो तो मौत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बाकायदा रोज़ाना की बुनियाद पर बना चुके हैं। उनके यहाँ तो इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है, ये हैवानियत है,
یہ مسلمانیت نہیں ہے، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ آپ زندگی کو اتنا عرضہ کر دیں، اتنا سستا کر دیں اور اتنا کم قیمت کر دیں کہ آپ اس کی پرواہ نہ کریں. کہیں آپ کو حکم نہیں آیا کہ آپ یوں زندگی کو لٹا دیں کسی بے وجہ کے اور بے مقصد. آپ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا ہی نہ دیں، اسے ختم کر ڈالیں. اور ہم اس وقت وہی کام کر رہے ہیں. ہم دہشت گردی کا شکار بھی ہیں، ایک ملک سے اسکلیشن کر رہے ہیں اور بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں. اس کا ریزن بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے یہاں کیا غلطیاں ہو رہی ہیں اور وہ کیا غلطیاں کر رہے ہیں ان کے لوگ. یہ افغان طالبان ٹی ٹی پی سے کوئی پہلی بار تو جڑے ہوئے نہیں ہیں. یا آپ نے جب افغانستان پہ امریکہ کو رسوا کروانے کی کوشش کی، اس کے ساتھ دھوکہ دہی کی، تو ان سے کوئی ریٹرن میں کوئی معاہدہ ہے آپ کے پاس کہ امریکہ کے جانے کے بعد یہ آپ کے اندرونی دشمنوں کو جو آپ کے یہاں رہتے ہیں، آپ کی پناہ میں ہیں، آپ انہیں سپورٹ کرتے ہیں، آپ انہیں اسلحہ دیتے ہیں، آپ ان کی سپورٹ سے ہاتھ کھینچ لیں گے، آپ انہیں روک دیں گے. اب تو آپ کہتے ہیں ہماری رشتہ داریاں ہیں ان سے اور وہ آپ کے درمیان صفوں میں موجود ہیں، اگر وہ تنہا چھوڑے گئے تو وہ آپ کے ملک میں ہے. آپ کا ملک تو ویسے ہی میدان کارزار ہے ہمیشہ سے. تو بات ساری یہ ہے کہ آپ اور میں جو سمجھ رہے ہیں وہ کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سب کچھ پلان ہے ہر اعتبار سے. ان کا دماغ، وہ جو طالبان ہے نا، وہ ڈیونڈر لائن کو کبھی نہیں مانتے تھے، ذہن میں رکھے، اور کسی پشتون حکومت نے کبھی نہیں مانا. اور پاکستان کو سب سے آخر میں تسلیم کرنے کی وجہ بھی یہی تھی. وہ ہسٹری میں جانا پڑے گا کہ کے پی کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، بلوچستان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، اور جو امریکہ میں 2006 میں نقشے بڑھ چکے ہیں اس میں کیا دکھایا جا رہا ہے. وہ طویل بحث شروع ہو جائے گی. مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے آپ کی ڈیونڈر لائن کو کبھی نہیں مانا تھا. وہ کے پی کے کو آپ کا حصہ نہیں، اپنا حصہ مانتے ہیں. اور وہ یہ ان کو آپ نے سمجھایا کہ انہوں نے امریکہ کو شکست دے دی ہے اور وہ روس کو شکست دے چکے ہیں. اب وہ ہواؤں میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ننگے بھوکے رہ کر ہم اس پاکستان کو بھی فتح کر لیں گے اور پھر بڑی سلطنت بنائیں گے، پھر اسلام کا بول بالا ہوگا اور پھر دنیا میں اسلام پھیلے گا. اور ان کا اسلام پھیلے گا جس میں عورت کو انسان تصور نہیں کیا جاتا، جس میں عام آدمی کے کوئی رائٹس نہیں ہے، کوئی حقوق نہیں ہے. جو ریاست ہے وہ جو حکم دے گی، جو ہیبت اللہ ہے یا ملا عمر تھا یا اس طرح کا جو آتا رہے گا، اس کا ہر حکم، اس کی جو عقل ہے جو آج کی دنیا سے کہیں میچ ہی نہیں کرتی، جس نے نہ کوئی تعلیم حاصل کی ہے، جسے نہ سائنس کا پتہ ہے، نہ جسے کسی ٹیکنالوجی کا پتہ ہے، جو نہ دنیا کو میچ کرنا چاہتا ہے، وہ ایک آنکھ سے دیکھتا ہے جیسے ملا عمر دیکھا کرتا تھا. وہ جو کہے گا وہ سب کچھ ہوگا اور پوری دنیا کو ان پر عمل کرنا ہے. وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے. یہ چھوٹی جنگ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے جان کی بڑی ویلیو ہے. آپ کہتے ہیں آپ کے جو جوان مارے جاتے ہیں ان بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا، انہیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم سپر ہو. اور یہ طالبان کچھ بھی نہیں ہے، مگر ان کے پاس بھی جدید اسلحہ ہے. اور جو یہ جنگ لڑوانے والے ہیں، جو اس خطے کو میدان کارزار بنانے والے ہیں، وہ 3 سال کے بعد 4 سال کے بعد ریٹائرمنٹ لے کے بھاگ جاتے ہیں، جزیرے خرید لیتے ہیں یورپ امریکہ. ان کے بچے تو پہلے ہی وہیں رہتے ہیں. سوچیں. اور جو فیس بک پر، ٹویٹر پر زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ پہلے سوچیں کہ پہلے ان نعروں سے کیا نکلا تھا. آپ کو پھر ایک بار اسی طرف دھکیلا جا رہا ہے، بڑے پیمانے پہ دھکیلا جا رہا ہے، اور آنے والے دن بہت خوفناک ہیں. پھر لکھ لیں، جیسے میں نے کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو جا کے دیکھ لیں 2021 میں، ان دنوں میں جب امریکہ ریٹریو کر رہا تھا، اسٹریٹجک ریٹریو کر رہا تھا، میں نے کہا تھا اس کی قیمت آپ پے کریں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ معاملات گفتگو سے حل نہیں ہوئے، جو قطر نے ابھی آخر میں فون بھی کیا، بٹھانے کی دوبارہ کوشش کی، وہ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت جب کم پڑ جائے تو اور جمہوریت لائیے، کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی توڑ نہیں ہوتا، کوئی اور نظام نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے جب گفتگو ناکام ہو جائے تو پھر گفتگو کیجئے، بار بار گفتگو کیجئے. وہی اس مسئلے کا حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اور میں دل سے کہتا ہوں، یا اللہ
میرے آبائی وطن، میرے بہن بھائیوں کو، میرے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، میرے تمام ملک میں رہنے والوں کی حفظ و امان میں رکھ، ان کی حفاظت فرما، اور ان حکمرانوں کو سمجھ دے، عقل دے، شعور دے کہ ہم ہمسایوں سے لڑ کے زندہ نہیں رہ سکتے، چاہے وہ بھارت ہو اور چاہے وہ افغانستان ہو۔ اگر ہم بڑی انگلیاں کریں گے تو پھر پڑوسی بھی ہمارے خلاف بولیں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔